जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर का दक्षिणी जर्मनी के सुरम्य आल्प्स पर्वतों की गोद में बसे बेर्श्तेज गार्डन में एक निजी बंगला था। नाम था बेर्गहोफ। जब कभी वह अपने इस बंगले में होता था, तब उसके लिए भोजन पास के ही एक अस्पताल की रसोई से आया करता था। 1944 की वसंत ऋतु थी। हिटलर एक बार फिर वहीं था। इस बीच कोंस्तांत से मंत्सियार्ली नाम की एक आकर्षक युवती उस अस्पताल की रसोई में खाना बनाना सीख रही थी। वहीं हिटलर के लिए भी खाना बनाती थी। हिटलर को उसका बनाया खाना इतना पसंद आने लगा कि उसने कहा वह स्वयं आकर उसे खाना परोसा करे। बहुत क्रोधी था हिटलर। हिटलर बहुत क्रोधी था। सभी उससे डरते थे, कोंस्तांत से भी, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों पता चला कि हिटलर की मेज पर खाना पहुंचने से पहले जो महिला खाने को छककर अपनी सहमति देती थी, वह शुद्ध आर्य नहीं थी, यहूदी मिश्रण वाली थी। उसकी छुट्टी कर दी गई। तब कोंस्तांत से संपर्क किया गया। उसने हिटलर की एक टाइपिस्ट क्रिस्टा श्रोइडर से राय ली। श्रोइडर ने पेशकश मान लेने की सलाह दी। कोंस्तांत से अच्छी पियानो वादक भी थी। उसका पारिवारिक नाम मंत्सियार्ली, संगीतकार मोत्सार्ट की पत्नी का भी पारिवारिक नाम था। हिटलर को यह बात और अधिक झंझती थी। हिटलर को उसका पसंद आना अंततः उसके भी दारुण अंत का आरंभ बना। वास्तव में जो कोई हिटलर का नजदीकी बना, उसका बंटाढार ही हुआ। उसके छेड़े द्वितीय विश्व युद्ध के हर मोर्चे पर जर्मनी जब हारने लगा, तब 16 जनवरी 1945 से वह राइस चांसलरी कहलाने वाले अपने कार्यालय के लॉन में बने 3-3 मीटर मोटी दीवारों वाले भूमिगत बंकर में रहने लगा था। 15 अप्रैल 1945 को हिटलर के बंकर में ही अपना 25वां जन्मदिन मनाया। एक साल से वही हिटलर के लिए खाना बना रही थी। बंकर में ही मनाया 25वां दिन। हिटलर का पेट काफी नाजुक था। उसे हाथ कांपने के पार्किंसन रोग सहित कई शारीरिक एवं मानसिक कष्ट थे। इसीलिए वह पथ्य यानी सादा खाना लिया करता था। कोंस्तांत्से के जन्मदिन के 5 दिन बाद 20 अप्रैल को हिटलर ने भी बंकर में ही अपना 55वां जन्मदिन मनाया। 2 दिन बाद 22 अप्रैल को हिटलर ने अपने थलसेना अध्यक्ष जनरल विल्हेल्म काइटेल को बुलाकर इच्छा प्रकट की कि वह लड़ाई के अंत तक बर्लिन में ही रहेगा। जर्मन सेना वेयरमाख्त यदि बर्लिन की यानी स्वयं हिटलर की रक्षा नहीं कर पाई, सोवियत सैनिकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया, तो वह अपने आप को गोली मार लेगा। हिटलर समझ गया था कि अब उसके पास अधिक समय नहीं है। अपने सारे काम उसे जल्दी ही निपटा देने हैं। अपने मुख्य एडजुटेंट सहायक यूलियस शाउब को उसने आदेश दिया कि वह बर्लिन, म्यूनिक और बेर्गहोफ वाली उसकी निजी तिजोरियों में रखे सारे कागज पत्र जला दे। सबसे भरोसे अधिकारी को करवाया गिरफ्तार। 23 अप्रैल के दिन हिटलर को वायुसेना अध्यक्ष राइश मार्शल हेरमन ग्योरिंग का एक अजीब तार टेलीग्राम मिला। ग्योरिंग ने बेर्श्तेज गार्डन से लिखा था कि हिटलर यदि बर्लिन में ही पड़ा रहता है और रात 10 बजे तक तार का जवाब नहीं देता, तो वह ग्योरिंग जून 1941 की एक व्यवस्था के अनुसार समस्त अधिकारों के साथ अपने आप को हिटलर का उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। हिटलर ने इसे अपना तख्ता पलटने का एक षड्यंत्र माना। अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी नाजी पार्टी के मुखिया मार्टिन बोरमान द्वारा रेडियो संदेश भिजवाया कि ग्योरिंग का पत्ता कट गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यही हुआ। 25 अप्रैल से रूसी सेना ने राजधानी बर्लिन को घेर लिया था। 27 अप्रैल के दिन हिटलर ने तय कर लिया कि वह रूसी सेना के हाथों में पड़ने के बदले आत्महत्या कर लेगा। अगले ही दिन उसे खबर मिली कि उसका डिप्टी हाइनरिश हिमलर जर्मनी के विरोधी मित्र राष्ट्रों के साथ कई महीनों से गोपनीय शांति वार्ताएं कर रहा था। हिमलर को भी उसने तुरंत पद और पार्टी से निकाल बाहर कर दिया। हिमलर तो हाथ नहीं लगा, पर अपनी भड़ास उतारने के लिए उसने हिमलर के अधीनस्थ नाजी पार्टी की वाफनेसेस कहलाने वाली सशस्त्र सैनिक इकाई के एक ऊंचे अफसर को गोली से उड़वा दिया। बंकर में हुई शादी 28 अप्रैल वाली उसी मध्यरात्रि को हिटलर ने लंबे समय की अपनी प्रेमिका एफा ब्राउन के साथ अपने बंकर में ही शादी रचाई। उसका प्रचार मंत्री गोएबेल्स इस विवाह का साक्षी बना। प्रचार मंत्रालय के ही एक अधिकारी ने विवाह की विधिवत रजिस्ट्री की। हिटलर ने उसी रात अपनी टाइपिस्ट ट्राउडल युंगे को सामने बिठाकर अपना वसीयतनामा लिखवाया। वसीयत का निजी हिस्सा बहुत छोटा था। उसमें उसने लिखवाया कि वह अब जीना नहीं चाहता। उसके पास जो भी संपत्ति है उसे वह पार्टी और देश के नाम कर रहा है। वसीयत के राजनैतिक हिस्से में हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध से मिली सीख और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने के बारे में अपनी सोच समझ वाले तर्क पेश किए। स्वयं को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि वह युद्ध नहीं चाहता था। युद्ध उस पर थोपा गया।
पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को जर्मन आक्रमण से 3 दिन पहले तक वह ब्रिटेन से वार्ताएं करता रहा। उसने जो कुछ किया अपने देश और जनता के प्रति निष्ठा व प्रेम के चलते किया। युद्ध तो उन स्वार्थी अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं ने थोपा जो या तो स्वयं यहूदी थे या यहूदियों के बहकावे में आ गए थे। वसीयत के इस राजनैतिक हिस्से में ही हिटलर ने अपने उत्तराधिकारी भी तय कर दिए। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल कार्ल ड्योएनिट्ज को जर्मन राइश साम्राज्य का राष्ट्रपति बनाया और अपने प्रिय ढिंढोरची योजेफ गोएबेल्स को राइश चांसलर प्रधानमंत्री। वसीयत लिखवाने का यह काम 29 अप्रैल की सुबह 4 बजे तक चल। वसीयत का अंतिम वाक्य था, मैं राष्ट्र के इन नेताओं को वचनबद्ध करता हूं कि वे विश्व के जनगण के बीच जहर घोल रहे अंतर्राष्ट्रीय यहूदीवाद के विरुद्ध निष्ठुर प्रतिरोध दिखाने वाले हमारे नस्ली अधिनियमों का पूरी बारीकी से पालन करेंगे। वसीयतनामे पर हिटलर के अलावा उसकी नाजी पार्टी के 2 पदाधिकारियों तथा सेना के 2 ऊंचे अफसरों ने हस्ताक्षर किए। मुसोलिनी की मौत से लगा सदमा। 29 अप्रैल की ही शाम को हिटलर ने सुना कि उसके परम मित्र इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को कम्युनिस्टों ने मौत के घाट उतार दिया है। मुसोलिनी के शव को जनता द्वारा पीटे जाने के लिए सरेआम लटका दिया गया है। इस खबर से हिटलर हिल गया। आत्महत्या का उसका इरादा और भी पक्का हो गया। बर्लिन पर तब तक 1000 से अधिक बम गिर चुके थे। हिटलर का चांसलर कार्यालय पहले ही ध्वस्त हो चुका था। रूसी सैनिक अपनी तोपों और टैंकों के साथ बर्लिन में पहुंच चुके थे। जर्मन सेना उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हिटलर किसी भी हालत में रूसी सैनिकों के हाथों में नहीं पड़ना चाहता था। उसकी भी मुसोलिनी जैसी दुर्गति हो सकती। 30 अप्रैल की दोपहर हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के अंतिम प्रमुख मार्टिन बोरमान, अपनी टाइपिस्ट ट्राउडेल युंगे तथा कोनस्टांत से मंत्सियारली सहित उन शेष बचे लोगों से विदा ली जो तब तक बंकर में ही थे। सबको आत्महत्या के लिए संखिया विष आर्सेनिक की छोटी छोटी शीशियां बांटी। कहा कि जो कोई निजी जोखिम पर बंकर से बाहर जाना चाहता है जा सकता है। विष की घातकता हिटलर की अल्सेशियन कुतिया पर आजमा ली गई थी। इस तरह किया जीवन का अंत। तीसरे पहर 3:30 बजे एफा ब्राउन ने बंकर में हिटलर के दफ्तर वाले कमरे में संखिया निगला। उसी क्षण हिटलर ने भी 7.65 मिलीमीटर की नली वाली अपनी पिस्तौल को दाहिनी कनपटी पर रखकर अपने सिर में गोली मार ली। उसका निजी सेवक हाइंस लिंगे कुछ ही मिनट बाद कमरे में आया। दोनों शवों को कंबलों में लपेटा और नाजी पार्टी के 2 SS सैनिकों की मदद से चांसलर कार्यालय के लॉन में ले जाकर जला दिया। दोनों शवों को अधिकतम जलाने के लिए खूब पेट्रोल उड़ेला गया। शवों के बचे खुचे हिस्से को कुछ अन्य शवों के साथ बम गिरने से बंकर के पास ही बने एक गड्ढे में डालकर दफना दिया गया। रूसी सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्हें हिटलर के बदले यही सब मिला। हिटलर के जो भी कर्मचारी व सहयोगी उसके मरने के समय तक चले नहीं गए थे, वे बंकर के रसोई घर में जमा हुए। उनके बीच 25 साल की कोंस्तांत से भी थी। रो रही थी। कह रही थी कि हिटलर ने उससे शाम के खाने के लिए मसले हुए आलू के साथ अंडे की भुर्जी बनाने को कहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह कुछ और लोगों के साथ बंकर के बाहर गई। कुछ देर बाद उसे कुछ रूसी सैनिकों के साथ भूमिगत रेल की सुरंग में जाते देखा गया। यही उसकी अंतिम झलक थी। उसे फिर कभी कहीं किसी ने नहीं देखा। हिटलर की आत्महत्या के कुछ ही घंटे बाद उसके ढिंढोरची योजेफ गोएबेल्स ने भी अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली थी। बर्लिन पर रूसी सेना का कब्जा। जर्मन सेना की सर्वोच्च कमान ने हिटलर की मृत्यु का समाचार अगले दिन 1 मई को दिया। जर्मन रेडियो के हैम्बर्ग स्टेशन से प्रसारित यह समाचार भी झूठ की पराकाष्ठा था। उसमें कहा गया था, फ्यूअरर नेताजी के मुख्यालय से खबर आई है कि हमारा फ्यूअरर एडोल्फ हिटलर राइश चांसलर कार्यालय में स्थित अपने कमान केंद्र में बोल्शेविकों रूसी कम्युनिस्टों के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ते हुए आज तीसरे पहर वीरगति को प्राप्त हुआ। अगले दिन यानी 2 मई को बर्लिन शहर पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। फिर चला अफवाहों का दौर, किंतु हिटलर की कथित आत्महत्या के साथ ही कहानी खत्म नहीं हो जाती। 30 अप्रैल 1945 के कई दशक बाद तक अफवाहें उड़ती रहीं। दावे होते रहे कि हिटलर जिंदा है। उसका कट्टर शत्रु सोवियत तानाशाह योजेफ स्टालिन भी ऐसी अफवाहों और दावों को हवा दिया करता था। सोवियत गुप्तचर सेवा के जीबी को ही नहीं, अमेरिकी गुप्तचर सेवाओं CIA और FBI को भी लंबे समय तक यही लग रहा था कि अपने कई अन्य ऊंचे अधिकारियों और साथियों की तरह हिटलर भी
सबको चकमा देकर कहीं न कहीं भाग गया होगा। इन एजेंसियों की फाइलों में सैकड़ों कथित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं, जिनमें दावे किए गए हैं कि हिटलर को बर्लिन में ही एक विमान में चढ़ते देखा या फासिस्ट तानाशाह फ्रैंको के स्पेन में देखा। ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने हिटलर को लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में देखने के दावे किए हैं। कुछ लोगों ने तो वहां हिटलर और उसकी पत्नी एफ्फा ब्राउन दोनों को एक साथ देखने के दावे किए। इस बारे में अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं और दर्जनों डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनी हैं। 20 अप्रैल 1945 के दिन अपना 35वां जन्मदिन मनाने वाला हिटलर 10 दिन बाद यदि आत्महत्या का झूठा नाटक रचकर बच भी निकला हो, तब भी पिछले 77 वर्षों में निश्चित रूप से इस दुनिया से जा चुका होगा। सच यह भी है कि उसकी आत्महत्या के 11 वर्ष बाद जर्मनी में बेर्श्तेस्गाडन की एक अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 25 अक्टूबर 1956 को उसे अंतिम रूप से मृत माना। हिटलर की मातृभूमि रहे जर्मनी के पड़ोसी ऑस्ट्रिया के एक वकील हेर्बर्ट एगस्टाइन ने 29 जुलाई 1952 को इस गार्डन की अदालत में एक याचिका दायर की। वह हिटलर को मृत घोषित करवाना चाहता था ताकि ऑस्ट्रिया में जब्त उसकी संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा हो सके। मुख्य विवाद एक डच कलाकार की एक पेंटिंग को लेकर था। हिटलर ने उसे ऑस्ट्रिया के एक नागरिक पर दबाव डालकर सस्ते में खरीदा था। वह व्यक्ति पेंटिंग वापस चाहता था। हिटलर के निजी सेवक हाइंस लिंगे व एडजुटेंट ओटो ग्युनशे जैसे कई जीवित लोगों के बयान सुनने के बाद अदालत ने हिटलर को मृत घोषित किया। फिर चला जांच का सिलसिला। इसके बाद भी अटकलों और अफवाहों का बाजार ठंडा नहीं पड़ रहा था। फ्रांस के अनुरोध पर रूसी गुप्तचर सेवा एफएसबी ने 2017 में फ्रांस के 5 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों की एक टीम को मॉस्को आकर वहां रखे हिटलर की खोपड़ी के टुकड़ों और जबड़े की जांच करने की अनुमति प्रदान की। फ्रांसीसी टीम मार्च और जुलाई 2017 में वहां गई। टीम ने पाया कि जांच के लिए उसे दी गई खोपड़ी की एक हड्डी में एक छेद था जो संभवतः किसी गोली से बना होना चाहिए, यानी हिटलर ने अपने सिर में गोली मारी रही होगी। टीम के प्रवक्ता फिलिप शार्लियर का कहना था कि मॉस्को में उन्हें जो दांत दिखाए गए वे भी हिटलर के ही होने चाहिए। इन दांतों का मिलान उन्होंने हिटलर की मृत्यु से पहले के उसके सिर के एक्स-रे चित्र से किया और पाया कि दोनों में कोई विसंगति नहीं है। हिटलर के दांत बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ नकली दांत भी थे। दांत उसके मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी होने की पुष्टि करते थे। फिलिप शार्लियर का यह भी कहना था कि वे नहीं बता सकते कि हिटलर की मृत्यु जहर से हुई या गोली से। सारी संभावना यही लगती है कि उसने दोनों का उपयोग किया। गोली के किसी दांत से टकराने के संकेत नहीं मिले। इसका अर्थ था कि गोली मुंह में नहीं बल्कि सिर या गर्दन की तरफ से दागी गई थी। नकली दांतों पर नीले रंग का एक निक्षेप मिला जो हो सकता है संखिया और नकली दांतों की धातु के बीच रासायनिक क्रिया से बना हो। फ्रांसीसी टीम की यह खोज यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुई। फिलिप शार्लियर ने हिटलर के बारे में अफवाहों और अटकलों की चुटकी लेते हुए कहा, वह किसी पनडुब्बी से अर्जेंटीना नहीं भागा था, उत्तरी ध्रुव के किसी गुप्त अड्डे पर भी कहीं नहीं छिपा था और न ही चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में रह रहा था।